हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग। यहाँ हम आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या बैंक में क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके बारे में नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के आपके बैंक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं KIT ट्रेडर्स। तो KIT ट्रेडर्स अपने बैंक, जो किसी बैंक अकाउंट में KIT ट्रेडर्स ने अपना अकाउंट खुलाया है, उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है, फॉर एग्जांपल उसमें वो चेक डालता है या उससे कोई कैश निकालता है या पेमेंट किसी तरह से भी निकालता है या उसके द्वारा कोई पेमेंट करता है, तो इस तरह के रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा, ये सब डिटेल्स को कैसे मेंटेन करेंगे, जो भी बैंक के ट्रांजैक्शंस है उसको अपने अकाउंट्स में कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में आपको हम सिखाएंगे। टैली में बैंकिंग फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। अगर आप टैली 7.2 देखते हैं और टैली 9, फिर टैली ERP 9 देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक चेंजेज हैं वो बैंकिंग फीचर्स में ही है। पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन और बैंकिंग फीचर्स टैली में यहाँ पर नहीं हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन और काफ़ी एडवांस करने के बाद टैली ने उसे गेटवे ऑफ टैली पर ला दिया है। इवन टैली के कुछ लास्ट रिलीज में भी ऑप्शंस में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो है टैली ERP 9 के सीरीज A रिलीज 4.93 में अवेलेबल ऑप्शंस। आप पढ़ रहे हैं टैली ERP 9 बेसिक टू फंडामेंटल टैली ब्रेन्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग पढ़ने से पहले अभी तक की जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको काफ़ी अच्छे से रीड कर लें। कोई भी डाउट, अगर हल्का सा भी आपको कोई डाउट है कहीं पर या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप उसे सॉल्व करें, देन आगे बढ़ें। अगर आपने ये सब कर लिया है तो नाउ वी आर रेडी टू गो। आप अपनी बुक में देखते हैं टैली में बैंकिंग को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा आप देख सकते हैं कि बुक में लिखा हुआ है। पहला है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट एंड ट्रैकिंग, नेक्स्ट सिंगल मल्टीपल चेक प्रिंटिंग, थर्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंड फोर्थ इज डिपॉजिट स्लिप्स एंड पेमेंट एडवाइस। साथ में हमने स्टूडेंट की कन्वीनियंस और नए ऑप्शंस को देखते हुए कुछ और ऑप्शंस भी जोड़े हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट एंड ट्रैकिंग। इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग सेक्टर में इंस्ट्रूमेंट वर्ड क्या होता है? जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो या तो वो कैश, चेक, DD, पोस्टल ऑर्डर या ट्रांसफर, इन सब के थ्रू होता है। तो इस चेक, DD को ही हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है, जो ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट यूज होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। टैली ERP 9 में किसी भी बैंकिंग लेन देन में प्रयुक्त बैंक, ब्रांच, चेक ड्राफ्ट आदि का नंबर, लेन देन का प्रकार, सभी को एक ही जगह मेंटेन कर सकते हैं। टैली में जब भी कोई बैंकिंग लेन देन किया जाता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो एक बैंक एलोकेशन फॉर्म खुलता है। अभी बैंक एलोकेशन फॉर्म से पहले हम कुछ ट्रांजैक्शन टाइप पर जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट काफ़ी तरह के होते हैं, सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आप पढ़ रहे हैं टैली ब्रेन्स, टैली ERP 9 की फर्स्ट बुक टैली ERP 9 बेसिक टू फंडामेंटल। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैश, कैश आप सभी जानते हैं। दूसरा है पेपर, पेपर में आपको सबसे पहला आता है चेक, इसके बारे में आपको आगे डिटेल बताई जाएगी। दूसरा होता है ड्राफ्ट एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट डेबिट ऑर्डर। कार्ड ट्रांजैक्शन आप सभी जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड MPSBC। कार्ड बेस्ड ट्रांसफर ऑर्डर भी होता है, जैसे ATM आप सभी यूज करते ही हैं। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को काफ़ी भागों में बांटा जाता है, जैसे होम बैंकिंग सिस्टम या इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ई मनी बेस्ड बैंकिंग, जैसे ऑनलाइन परचेज करना और अदर टाइप्स। तो सबसे पहला आता है चेक। चेक से लगभग हम सभी वाकिफ हैं। चेक क्या होता है? चेक बेसिकली एक कागज होता है जो कोई भी देनदार, सपोज कीजिए मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं एक चेक उसके नाम पर बना सकता हूं।
थियोरेटिकली अ चेक और चेक भी इसे कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक क्या है? चेक ऐसा कागजात होता है जो एक अकाउंट होल्डर व्यक्ति द्वारा अपने बैंक को उस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश है जिसका नाम चेक पर लिखा गया है। द पर्सन्स राइटिंग द चेक, द ड्रॉर, जो चेक इशू करता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉर हैज ए ट्रांजैक्शन बैंकिंग अकाउंट, उसके पास एक बैंकिंग अकाउंट होता है जो कि करंट अकाउंट भी हो सकता है, चेक या चेकिंग अकाउंट भी हो सकता है, जिसमें कि उसका पैसा होता है। द ड्रॉर राइट्स द वेरियस डिटेल्स इंक्लूडिंग द मॉनेटरी अमाउंट, date and a payee on the check and signs it ordering the bank knowing as a drawee to pay that person or company the amount of money stated। चेक लिखने वाले को भुगतानकर्ता या ड्रॉवर कहा जाता है और उसके पास उस बैंक जिसका वह चेक लिखता है में खाता होना अनिवार्य है। एक चेक में भुगतानकर्ता काफ़ी जानकारियां डालता है जैसे रकम, संख्या एवं शब्दों में, भुगतान की तारीख, प्राप्तकर्ता का नाम, अपना बैंक के साथ रजिस्टर्ड हस्ताक्षर या अंगूठा छाप आदि। मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा उस बैंक में अकाउंट हो जिसका चेक हम इशू कर रहे हैं। चेक बुक कहाँ से मिलती है? आपके बैंक से ही मिलती है। जब आप एक अकाउंट खोलाते हैं तो आप वहां से, आजकल तो वो चेक बुक आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद तुरंत ही दे देते हैं, या कभी कभी आपको वो लेट भी लगती है, या आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है कि मुझे चेक भी चाहिए, तो बैंक आपको एक चेकबुक इशू करके देगी। 10 लीफ, 25 लीफ, 50 लीफ या 100 लीफ की चेकबुक हो सकती है। आप इस चेकबुक में देख सकते हैं क्या क्या चीज होती है। ये एक सैंपल चेक है, चेक में सबसे पहला ये है नंबर 1, ये क्या है? अकाउंट होल्डर्स रजिस्टर्ड सिग्नेचर विद बैंक फॉर रिलेटेड अकाउंट। ये जिस बंदे का चेक है, जिसका यहां पर चेक नंबर लिखा होता है, इस चेक नंबर के लिए, इस बैंक अकाउंट के लिए जो साइन उन्होंने बैंक के साथ रजिस्टर कराया है, दैट मीन्स यह अकाउंट खोलते समय, यह अकाउंट खोलते समय जो साइन उन्होंने बैंक के साथ रजिस्टर कराया होगा वही साइन यहां पे उन्होंने देना पड़ेगा। सेकेंड इज चेक नंबर, ये कम से कम 6 डिजिट का होता है चेक नंबर। थर्ड, डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। याद रखें कि डेट ऑफ पेमेंट जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? आप जिस डेट को चेक में यहां डाल देते हैं DDMM YYYY के फॉर्म में, उससे लेकर अगले 3 महीने तक ये चेक वैलिड होता है। दैट मीन्स अगर आप 22 मई 2015 को कोई चेक इशू कर रहे हैं, यहाँ पर आपने 22 मई 2015 लिख दिया है, तो यह चेक 22 मई 2015 से पहले जो है इशू नहीं किया जा, भुगतान नहीं किया जा सकता बैंक के द्वारा, और ना ही उसके पक्के 3 महीने बाद यानी 21/8/2015 के बाद इसे भुगतान किया जा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है, वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। फोर्थ, पे, आप किसको ये चेक पे कर रहे हैं उसका नाम। अगर आप उसको बैंक अकाउंट में देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह चेक उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही जाए, तो जिस नाम से उसका बैंक अकाउंट है वह नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ यहाँ भरेंगे। साथ में आप यहाँ पे डबल क्रॉस लाइन कर देंगे, जिसे अकाउंट पे ही कहा जाता है। या फिर अगर आप कैश इशू करवाना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपने नाम से कैश निकाल ले, तो आप यहाँ पर सेल्फ, योर सेल्फ या उसका नाम लिख सकते हैं बिना यहाँ पर कोई भी लाइन दिए। फिफ्थ, यहाँ पर अमाउंट भरते हैं, जितना अमाउंट का ये चेक आप बना रहे हैं नंबर्स में यहाँ पर भरेंगे, और यहाँ पर यही अमाउंट आप वर्ड्स में शब्दों में भर देंगे। सो ये है आपका चेक। चेक में यहाँ पर आपके बैंक का नाम, उसका एड्रेस, RTGS, NEFT, IFSC कोड, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अगला आता है डिमांड ड्राफ्ट, DD। आप सभी ने कॉलेज बैंक में एडमिशन के लिए या फिर किसी के लिए DD तो बनाई ही होगी। DD और चेक का
में काफ़ी अंतर भी होता है। सबसे पहले हम थियोरेटिकली से देखते हैं। अ डिमांड ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आप जब कुछ परचेज करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक तरह से कागज का टुकड़ा होता है जिस पर यह लिखा होता है कि हाँ इतना मुझे उसे पे करना है। ये इस मामले में यह चेक की तरह ही होता है। अ बैंक इशूज अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट डायरेक्टली अनदर बैंक और वन ऑफ इट्स ऑन ब्रांचेज टू पे अ सर्टेन सम टू द स्पेसिफिक पार्टी। चेक को हम खुद इशू कर सकते हैं किसी के नाम पर, बट डीडी सिर्फ बैंक ही इशू करता है। इसके लिए आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा, किसे ये चेक पे करना है, किस सिटी में ये पेएबल होगा, फिर उसके साथ में आपको जो भी बैंक चार्जेज हैं। एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट में चार्जेज भी काफ़ी हाई होते हैं, चेक में चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, जो 25 पैसे से लेकर 2 से 3 रुपए तक हो सकते हैं। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेज 25 रुपए से 25 रुपए, किसी किसी बैंक में तो मिनिमम चार्जेज जो होते हैं वो 150 या 200 या 250 तक हो सकते हैं। सो यह काफ़ी महंगा भी पड़ता है, किंतु यह काफ़ी सुरक्षित भी होता है। यह उसी को पे होगा जिसका नाम आप डीडी पर लिख देते हैं। डीडी कभी बाउंस नहीं होती, जबकि चेक बाउंस भी हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज और काफ़ी बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट को ही प्रेफर करते हैं। अ डिमांड ड्राफ्ट कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू अ चेक। डिमांड ड्राफ्ट कैन ओनली बी मेड पेबल टू अ स्पेसिफाइड पार्टी। डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ एक स्पेसिफाइड पार्टी जिसका नाम उस पर लिखा गया हो को ही पे होगा। लेकिन चेक का यूज हम बियरर के लिए भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कैश के लिए, या आप किसी और को देंगे वो किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है। डिमांड ड्राफ्ट्स आर ऑर्डर ऑफ पेमेंट बाय अ बैंक टू अनदर बैंक। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक बैंक को दूसरे बैंक को पेमेंट करने का ऑर्डर होता है, जबकि चेक एक व्यक्ति द्वारा उसके होल्डर को, जो उस चेक को रखता है, उसे पे करने का ऑर्डर होता है। आप देख सकते हैं ये एक डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी है हमारे पास। यहाँ पर आपको जो बैंक इसे इशू करती है डिमांड ड्राफ्ट उसकी डिटेल रहती है, यहाँ उसका आरटीजीएस कोड, ये डीडी नंबर जो कि कम से कम 6 डिजिट का होता है, या माइकर या MICR कोड या ब्रांच कोड भी कह सकते हैं। यह वो अमाउंट है जिसके लिए डीडी इशू की गई है, यहाँ वो वर्ड में, और ये किसको पे करना है वो यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ बैंक पदाधिकारी यहाँ साइन करते हैं और ये उसकी डेट। तीसरा होता है बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर क्या होता है? किसी दो बैंक अकाउंट, चाहे वो एक ही बैंक के हो या अलग अलग बैंक के भी हो सकते हैं, के बीच में ट्रांसफर करना। इस ट्रांसफर को पहले हम 2 ही भागों में बांटते थे, लेकिन हाल में ही इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी जुड़ गया है, वो है IMPS। शुरू से हम देखेंगे। पहला है NEFT। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह 5 लाख से कम अमाउंट में ही होता है, जबकि इसमें मिनिमम अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहता है। यह जनरली सुबह 8 से शाम 6:30 बजे तक काम करता है वीकडेज में, और सैटरडेज को सुबह 8 से 12:30 तक। हालांकि इस समय में हर बैंक में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। कोई बैंक चूंकि 8 बजे लगभग ही कोई बैंक खुलती हो, तो ये टाइम आप 10 बजे से मान सकते हैं, 10 से 6:30। कोई बैंक इसे अपने सहूलियत के हिसाब से 3-4 बजे तक भी कर सकती है, क्योंकि उसके बाद वो उसे इंटरनली ट्रांसफर वर्क में लग जाते हैं। दूसरा होता है RTGS, जो कि 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट के लिए होता है, और यह 9 बजे से 4:30 बजे तक के लिए ही होता है, और वीकेंड में ये 9 बजे से 1:30 बजे तक। इसमें भी बैंक के हिसाब से कुछ वेरी हो सकता है समय में। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस या इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है। सिमिलर टू NEFT, ये NEFT के बराबर ही होता है, उसी की तरह होता है, लेकिन ये 24 घंटे काम करता है। अगर आप रात में 12 बजे भी किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफर करना चाहें, चाहे वो आप ही के बैंक का दूसरा अकाउंट हो या किसी और बैंक का भी, तो IMPS से वो उसको ट्रांसफर तुरंत मिल जाता है। हालांकि IMPS के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं NEFT और RTGS से, लेकिन ये काफ़ी सहूलियत भरा होता है। आपको ट्रांसफ़र के लिए वेट नहीं करना पड़ता। कभी कभी NEFT हम दिन में करते हैं, सुबह आप करते हैं या दोपहर में करते हैं, तो भी वह शाम तक पहुंचता है। IMPS लगभग आपको सेम टाइम पर या आधे घंटे के अंतराल पर रिसीव हो जाता है।
इसका प्रयोग ऑनलाइन पेमेंट और परचेज के लिए भी किया जाता है। सो ये थे आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम वापस टैली पर आते हैं। आप सभी ने बैंकिंग पेमेंट की एंट्रीज की है। जब हम बैंक पेमेंट करते हैं, सपोज कीजिए हम एक पेमेंट लेते हैं HDFC बैंक और राकेश सिन्हा नाम से एक व्यक्ति को एक पेमेंट करते हैं। तो जब भी हम बैंकिंग पेमेंट करते हैं तो इस जगह पर आने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा, इसे कहते हैं बैंक एलोकेशन फॉर्म। इसके लिए जरूरी है कि F12 में एक ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट्स फॉर बैंक एलोकेशंस, वो नो रखा गया हो। देन यहां पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको आएगा निक नेम। इस व्यक्ति का नाम आप किस हिसाब से सेव करना चाहते हो, चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो यह निक नेम किसका होगा, आपकी कंपनी का। फेवरिट नेम, किस नाम से आप पेमेंट करते हैं। चेक, अब ये आपसे पूछता है ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप की जो लिस्ट आप यहां देख रहे हैं, इसे आप अल्टर भी कर सकते हैं। इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया ही है। चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑनलाइन चेक होता है ये, डीडी या पीओ, पोस्टल ऑर्डर, इंटर बैंक ट्रांसफर, अलग अलग बैंक के बीच में ट्रांसफर, मींस SBI के एक अकाउंट से ICICI के एक अकाउंट या IDBI के एक अकाउंट से PNB के किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना इंटर बैंक ट्रांसफर होता है। जबकि एक ही बैंक के दो अकाउंट, मींस SBI टू SBI, HDFC टू HDFC के ट्रांसफर को हम सेम बैंक ट्रांसफर कहते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन इनके बीच में नहीं आ रहा है तो आप उसे अदर्स में डाल सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में आप और भी नाम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप एक बार बाहर आ जाएं, F11 में जाएं। F11 में जाने पर यहां आपको आएगा अल्टर बैंकिंग फीचर्स। बैंकिंग फीचर्स में जाते ही एक ऑप्शन है अल्टर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप्स, इसे यस कर लें। सो पेमेंट के टाइम पे लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आए और रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आए वो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। सो अगर हमें ATM भी चाहिए तो यस, रिसिप्ट में ATM चाहिए नो, चेक DD चाहिए यस, कार्ड चाहिए यस, ECS चाहिए नो, इलेक्ट्रॉनिक चेक नो। तो हम इसे हटा देते हैं। पहले ये हमारे लिस्ट में आता था, अब हमने इसे हटा दिया। सो अब आप कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।